मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हमारे देश में अक्टूबर 97 में 12 तारीख को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई थी और आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ हमारे देश में आई, उसके बारे में हिंदुस्तान के हर अखबार ने मुख्य पृष्ठ की खबर बनाई। भारत सरकार की तरफ से भी काफी प्रचार किया गया और लगभग एक सप्ताह तक हिंदुस्तान सरकार के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ रानी एलिजाबेथ की खबर ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती थी। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भारत में आई, सच्चाई यह है कि उसको भारत सरकार ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था। तो एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आजादी के 50 साल का जश्न मना रही है और दूसरे तरफ रानी एलिजाबेथ को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया। रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की रानी है और वो हमको ये याद दिलाने के लिए आई थी कि 50 साल पहले हमने तुमको गुलाम बनाया था। दुर्भाग्य क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई तो इसमें विशेष बात क्या है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रानी एलिजाबेथ का आना हमारे देश में एक विशेष दुर्घटना को बताता है। हमारे देश में बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, लेकिन उनके आने जाने से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान में आई तो उससे जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई। हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपी और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छपी बल्कि दुनिया के कई देशों के अखबारों में यह बात छपी। जब यह बात लंदन के अखबारों में भी छपी तो लंदन के वहां के कई सांसद हैं, वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां के बहुत सारे सांसदों ने एक स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट यह किया कि भारत के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए मना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके कई मंत्री और उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया और यह हंगामा जो लंदन में हुआ वो बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचा। और हमारे देश में क्या हुआ, लंदन से बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया। वो प्रेस वक्तव्य भी हिंदुस्तान में छपा, दुनिया के तमाम देशों के अखबारों में छपा। तो 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 24 घंटे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए भारत सरकार स्वागत करेगी। और उसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, माने बिना वीजा के ब्रिटेन की महारानी भारत में आ सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुलामी की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे पहले एक बात कह रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। ब्रिटेन की महारानी आई, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उतरी तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी का वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। कानून जानते हैं क्या है? कानून यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश में बिना वीजा के जा नहीं सकते और अगर आप कभी गलती से अमेरिका जाएं और आपके पास वीजा ना हो तो दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो अमेरिका की जेल में पकड़कर आपको बंद कर दिया जाएगा या किसी हवाई जहाज से वापस आपको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से
दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको भी वीजा लेना ही पड़ता है। लेकिन ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यह बात जब सरकार ने कही तो हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की रानी में जिसके लिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। उसी के साथ साथ एक दूसरी दुर्घटना और हुई कि जब ब्रिटेन की रानी दिल्ली आई तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है 21 तोपों की सलामी लेने का। बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च माना जाता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई और हमारी सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह से लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कभी यह हुआ होगा। मेरे एक वकील दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में घुसने की परमिशन मिले, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उस वकील ने मुझे कहा कि हां राजीव भाई, इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उन वकील से कहा कि यह सिर्फ एक स्थिति में होता, ऐसी लीगल वैलिडिटी एक ही स्थिति में होती है। और वह स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए आप जब हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं या फ्रांस जाएं या किसी भी देश में जाएं और वापस अपने देश में लौटें तो आपको वीजा नहीं पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। तो आप जिस देश के नागरिक हैं उसी देश में जब आप वापस लौटते हैं तो आपको ना तो वीजा पूछा जाता है ना पासपोर्ट पूछा जाता है। तो मैंने मेरे वकील दोस्त से कहा कि ब्रिटेन की रानी को अगर वीजा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, तो मैं ये मानूं क्या कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? तो उन्होंने कहा कि हां ऐसा है। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है और इस बात की लीगल वैलिडिटी है तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ हम कहते हैं आजादी के 50 साल, एक तरफ हम कहते हैं भारत की स्वर्ण जयंती आजादी की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की अगर नागरिक है तो इस आजादी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमें आजादी नहीं मिल पाई है अभी तक। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, एक कानून है, उसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा वो कौन सा कानून है? तब उन्होंने मुझे बताया कि 1947 के साल में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और यह कानून बना था 4 जुलाई 1947 को, माने 15 अगस्त से लगभग 10-15 दिन पहले। तो यह कानून बना था हमारे देश में आजादी के पहले, और इस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के आधार पर ब्रिटेन की महारानी अगर हिंदुस्तान में आएगी तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कानून आप मुझे दे सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो उसकी कॉपी नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मिलेगी? तो उन्होंने कहा कोशिश करो भारत की संसद की लाइब्रेरी में मिल जाए, तुमको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिल जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाई। फिर दूसरी एक कोशिश की तो उसमें थोड़ी सफलता मिली। उस कानून की फोटोकॉपी लंदन से आई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वहां से वो कॉपी आई और सबसे पहले हम लोगों ने वो कानून को पढ़ने की कोशिश की तो उसमें लिखा हुआ है, पूरे कानून की बातें 70-80 पन्नों में हैं, लेकिन कानून के प्रियम्बल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है
एक वाक्य लिखा है 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और यह कानून पारित क्यों किया गया है? भारत की आजादी के लिए यह कानून पारित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। माने हमको आजादी मिल रही है तो हमारी आजादी का कानून विदेशी संसद में पारित हुआ है, और अगर हमारी आजादी का कानून एक विदेशी संसद ने पारित किया है तो वो विदेशी संसद अगर उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? क्योंकि जो संसद कानून पारित करती है वही संसद उस कानून को वापस भी ले सकती। तो मान लीजिए 4 जुलाई 1947 को वो कानून पारित हुआ है लंदन में, तो कल को वो लंदन की पार्लियामेंट से वापस हो जाए तो हमारी आजादी के सामने पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुर्भाग्य हमारा आपका जानते हैं क्या है कि हम आजाद भी हुए हैं तो ये कानून अंग्रेजों ने तय किया है, हमने तय नहीं किया है। हमारी आजादी के बारे में हमने तय नहीं किया। वो कानून क्या है? 4 जुलाई 1947 को लंदन की पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके प्रियम्बुल में एक वाक्य लिखा हुआ है। उस वाक्य का अंग्रेजी में क्या भाषांतर है? आफ्टर 15th August 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता? दुनिया के किसी भी देश की डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो उसका एक ही मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और चूंकि हम डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हैं किसके हम डोमिनियन स्टेट्स? यूनाइटेड किंगडम के या कॉमनवेल्थ के। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत क्या बनी है? हमारी हैसियत बनी है कि हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हैं तो बात समझ में आती है कि आज भी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और यह बात अगर 4 जुलाई 1947 के कानून से है तो मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आजकल जो उठ रहा है वो ये कि 50 साल से इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। यह बात तो हिंदुस्तान की संसद में आनी चाहिए थी। शायद पिछले साल आपने देखा होगा 14 अगस्त की रात को 12 बजे भारत की संसद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बात भारत की संसद में आनी चाहिए कि हम 50 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनेंगे? कितने साल और लगेंगे उसमें? और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो फिर आजादी की ये स्वर्ण जयंती क्यों मना रहे हैं? किसके गले पे तमाचा मार रहे हैं? और वो बात जब समझ में आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रानी अगर आएगी हिंदुस्तान में तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही आएगी, क्योंकि आप उनके डोमिनियन स्टेट्स हैं।